दूसरी बात है कि आज जब बेंच बैठा तो ये जब एडिशनल नोट्स और डिसेंडिंग नोट्स उसमें आए तो उसके बाद बेंच टूट गया था। टूटने के बाद मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने एक और बेंच तश्कील दिया है जो 5 मेंबर बेंच का है। उसके अंदर जो नए मेंबर दाखिल हुए हैं वो मोहम्मद अली मज़हर साहब है, जो वो उस बेंच में बैठेंगे उनके साथ। और मंसूर अली शाह साहब पहले से मौजूद थे, चीफ जस्टिस साहब पहले से मौजूद थे, उनके साथ जमाल मंदोखेल साहब भी हैं। अब ये 5 मेंबर बेंच का एक और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी है, एक बेंच है जो अब ये केस मज़ीद यही लोग सुनेंगे और अगले 1-2 दिन में इसका फ़ैसला हो जाना है। कल 9 बजे इसकी प्रोसीडिंग शुरू होगी। लेकिन जाते जाते एक और सवाल ये कि पहले चीफ जस्टिस ने मुनासिब समझा कि 9 मेंबर बेंच ये केस सुनेंगे। गोया कि उनने ये समझा कि ये केस इतना अहम है कि कम से कम 9 मेंबर तो होना ही चाहिए। अगर बेंच टूटना ही था तो क्या मुनासिब नहीं था कि 9 मेंबर बेंच को फिर भी 9 मेंबर की जो तादाद है, जो न्यूमेरिक स्ट्रेंथ है, उसको बरकरार रखा जाता मजीद जजेस शामिल करके, या उससे लार्जर बेंच, मजीद लार्जर बेंच बनाया जाता। लेकिन मुअज़्ज़ज़ जज ने ये कैसे फिर समझा कि पहले 9 मेंबर बेंच ये सुने फिर 5 सुने। क्या केस की अहमियत एकदम से घट गई है, कम हो गई है, या ये कि कोई और ऐसे इश्यूज थे कि जिसकी वजह से 5 ही बना पाया, 5 ही मेंबर ये सुनेंगे, 9 नहीं सुनेंगे? इस हवाले से भी कोई रीजंस नहीं है कि उनके जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, खासकर चीफ जस्टिस के इख्तियारात है, वो जो है ना कभी भी रेगुलेट नहीं हुए, उनको रेगुलेट करने की एक ज़रूरत है। ये सारी सूरत हाल है। अच्छा, आज जो कुछ क्या कहते हैं दलाइल थे वो मुअज़्ज़ज़ वकला का ये थे कि एक तो फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, ये प्ली उनकी जो है ना मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस और बेंच ने कहा कि दिस इज़ नॉट टेनेबल, क्योंकि उसको मुस्तरद किया, डिसमिस किया, और उनने कुछ दीगर भी सवालात उठाए, उन तमाम को मुस्तरद करके उनने कहा कि नहीं, हम इसको इसी तरह ही सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क़ानूनदान से मैं सज्जाद हमीद यूसुफ़ज़ई, और आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के एक आर्डर के जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दोनों असम्बलीज़, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज़ के डिसोल्यूशन के बाद इलेक्शन की तारीख़ अनाउंस की थी। उस तारीख़ और इस असम्बलीज़ के डिसोल्यूशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो एक्शन लिया है। उस केस के हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन उस केस में क्या हुआ, अब तक क्या प्रोसीडिंग हुई, उससे पहले हम सिर्फ उस केस के ज़रा बैकग्राउंड पे जाएंगे ताकि हमें पता चले कि वो केस कहाँ से आया और कैसे आया। 14/1/2023 को, यानी 14 जनवरी को पंजाब असम्बली को डिज़ाल्व किया गया। उसके बाद 18 को, सब्सिक्वेंटली 18/1/2023 को खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली डिज़ाल्व हुई। ये दोनों असम्बली डिज़ाल्व होने के बाद मसला ये था कि अब इलेक्शन कब होंगे, क्योंकि हालिया जो गवर्नमेंट है पीडीएम की, वो गवर्नमेंट रिलक्टेंट है इस हवाले से कि वो इलेक्शन की कोई तारीख़ दे, जबकि उसके अपोजिशन में जो दूसरी जमात है वो ये चाह रही है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख़ अनाउंस हो और हम इलेक्शन कराएं दोनों सूबों के अंदर, पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। इस हवाले से जब मौजूदा हुकूमत ने टाल मटोल से काम लिया तो पीटीआई ने एक पिटीशन दायर की लाहौर हाई कोर्ट में, जिसका फ़ैसला जस्टिस मुअज़्ज़ज़ जज जवाद हसन साहब ने दिया, और 10/2/2023 को उसका फ़ैसला आया। और उसमें कैटेगोरिकली हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को कहा गया कि आप जल्द अज जल्द जो है ना इलेक्शन का इनेकाद करें, और ये 90 दिन का जो टाइम फ्रेम है ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है। इसके अंदर किसी भी वक्त इलेक्शन कराए जाएँ, इससे बियॉन्ड कोई भी गवर्नमेंट नहीं जा सकती। इसी हवाले से एक पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में भी दायर हुई है, जिसकी अगली समाअत जो है ना कल होनी है 28 फरवरी को। अभी तक वो पिटीशन भी पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मीनवाइल एक और केस जो लाहौर के जो एक पुलिस ऑफिसर है डोगर साहब, उसके ट्रांसफ़र का एक केस जो वहाँ के केयर टेकर गवर्नमेंट ने उनका ट्रांसफ़र आर्डर जारी किया था, और उस हवाले से एक केस सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस यानी जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के सामने पेंडिंग था। उसमें ये कहा गया था कि जी उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, कि उनके इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने तक ये ट्रांसफ़र वगैरह जो है ना रोकी हुई है। वहाँ पे जो पंजाब गवर्नमेंट यानी केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से जो वकला पेश हुए, उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इजाज़त दी हुई थी कि हम ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस पुलिस ऑफिसर का।
तो उस पे जस्टिस एजाजुल हसन और दूसरे जो उनके साथ कुलीग जज थे उन्होंने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं, और फिर उन्होंने ये सवाल उठाया कि आप लोग कब इलेक्शन करवाएंगे, और उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन वालों को भी बुलाया और उनने फिर ये मुनासिब समझा कि वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में लाया और उनसे ये इस्तदा की कि इस पे सो मोटो एक्शन लिया जाए और इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट हालिया जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन अनाउंस नहीं कर रही। इस हवाले से ये तो दो मुअज़्ज़ज़ जजेस यानी डिवीज़न बेंच ने ये मामला, ये सवाल जो कि एक सर्विस मैटर उनके सामने सब जुडिस था, सर्विस मैटर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल और वो भी इलेक्शन मैटर को उन्होंने रेफ़र किया, एक सवाल बनाया और चीफ जस्टिस के सामने रखने की एक कोशिश की। अच्छा, इस हवाले से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी 20/2/2023 को इलेक्शन का ऐलान किया खुद से, और उन्होंने ये जो ऐलान किया ये इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 के तहत ऐसा किया, और उन्होंने डेट दी कि 9/4/2023 को इलेक्शन होंगे। उन्होंने खुद से ये डेट भी फिक्स की। अब मामला ये है कि क्या प्रेसिडेंट ये अनाउंस कर सकता है इस तरह इलेक्शन या नहीं कर सकता, ये एक अहम सवाल है। ये इस पूरे केस का बैकग्राउंड था। इस बैकग्राउंड में ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है ना 2 पिटीशंस की सूरत में और सो मोटो की सूरत में सामने है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है शुएब शाहीन साहब, वो भी उन्होंने भी एक पिटीशन दायर की हुई है इस हवाले से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इलेक्शन की तारीख नहीं दे रही, लिहाजा उनको डायरेक्ट किया जाए कि वो इस हवाले से कोई तारीख दे, क्योंकि 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन कराना ज़रूरी है। उनके साथ एक और दरख्वास्त गुजार है, उन्होंने भी ये दरख्वास्त वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की हुई है, और एडिशनली सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी सो मोटो लिया हुआ है। लिहाजा इस केस में क्या हुआ, 23 तारीख को ये सो मोटो लिया गया था, 24 को भी इसकी हियरिंग हुई है, 23 को भी, और आज भी इसकी हियरिंग हुई है। 24 तारीख की हियरिंग और उससे पहले की हियरिंग की जो 14 सफ़हात पे मुश्तमिल एक आर्डर है वो सबसे अहम है इस वक्त, और वो आ भी चुका है। उस हवाले से क्या हुआ, अब हम उस पे आएंगे कि वहाँ पे क्या था। अच्छा, सो मोटो के अंदर मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 9 मेंबर जजेस का एक लार्जर बेंच तश्कील दिया था, जिसमें चीफ जस्टिस साहब खुद थे, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस एजाजुल हसन साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब थे, जस्टिस अथर मिनल्ला साहब थे, और दो तीन दीगर जजेस भी इसी बेंच का हिस्सा थे। लेकिन इस बेंच पे जो पीडीएम की तरफ से और उनके वकला की तरफ से एतराज़ उठाया गया। उन्होंने पहली बात तो ये की कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, फुल कोर्ट अगर नहीं बन सकता तो दो जो मुअज़्ज़िज़ जजेस है एजाजुल हसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनको इस बेंच से अलग करना चाहिए, और जो दूसरे 2 सीनियर जजेस हैं जिनको बाईपास किया गया है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस सरतार तारिक मसूद साहब। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो नेक्स्ट चीफ जस्टिस भी हैं और नेक्स्ट चीफ जस्टिस भी बनेंगे, और दूसरे कि वो सीनियर प्यूनी जज है, लिहाजा उनको शामिल किया जाए, ये उनकी कंटेंशंस थी। अब जो हमारे सामने जो 9 मेंबर बेंच का 14 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्म आया है, उसमें पहले तो चीफ जस्टिस साहब ने उसको लिखा है, फिर उसके बाद उनके साथ दीगर जो 4 जजेस है उन्होंने कनकर किया है, मतलब उन्होंने कोई अपना एडिशनल या डाइसेंडिंग नोट नहीं दिया हुआ। लेकिन 4 मुअज़्ज़िज़ जजेस ऐसे हैं जिनमें मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने अपना एक एडिशनल नोट दिया हुआ है और कुछ रिजर्वेशन उसमें रेज़ की हुई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, उन्होंने अपना एडिशनल नोट दिया हुआ है और उन्हें भी बाकायदा अपनी रिजर्वेशन रेज़ की है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उनके नोट को तो मैं इजाफी नहीं कह सकता, वो एक तो डाइसेंटिंग नोट है कि उन्होंने डिसमिस किया हुआ है पिटीशंस को, और इस प्रोसीडिंग के हवाले से भी उनकी जो कंटेंशंस है वो यही है। और दूसरे जो मुअज़्ज़िज़ जज है साबका चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मिनल्ला साहब, उन्होंने भी अपना एक एडिशनल कम डाइसेंडिंग नोट दिया हुआ है। मैं एडिशनल कम डाइसेंटिंग इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस भी दी हुई है, और उन्होंने याहिया अफरीदी के साथ कंकर भी किया हुआ है कि जी इसको डिसमिस होना चाहिए। ये उस आर्डर का एक क्रक्स था। लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो लेकर 3 सवालात सामने रखे थे, और उन्होंने ये कहा था उस सो मोटो जो ले रहे थे नोटिस, उनमें उन्होंने ये कहा था
कि अगर मुअज़्ज़ज़ बेंच मुनासिब समझे तो जो सवालात मैं फ्रेम करने जा रहा हूँ उन सवालात को सामने रखकर सो मोटू केस को आगे चला सकती है। अदरवाइज़ अगर मुअज़्ज़ज़ जजेस जो इस बेंच में शामिल, अगर वो कोई अपने सवालात शामिल करना चाहें तो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। उन्होंने एक तो ये सवाल पुट किया था चीफ जस्टिस ने सो मोटू केस में कि इलेक्शन अनाउंस करना इस तरह के हालात में ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या प्रेसिडेंट के पास है या किसी और के पास है। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस किसी के पास भी है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हम कैसे ये एक्सरसाइज होगी, ये कौन एक्सरसाइज करेगा, ये दूसरा सवाल था। और इलेक्शन की अनाउंसमेंट के लिए फेडरेशन यानी फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारियाँ क्या बनती है और उसके इख्तियारात क्या है, ये तीसरा सवाल था। ये तीनों सवालात जो है ये 14 सफ़ात के जो मुख्तसर हुक्मनामा है उसमें भी यही तीनों सवालात है। इसी तरह इसके अलावा जो मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने अपना जो एक एडिशनल नोट लिखा हुआ है, उन्होंने ये कहा कि जिस मुअज़्ज़ज़ जज को बेंच के अंदर शामिल किया जाए तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस बेंच का हिस्सा रहें और उसके लिए ये ओब्लिगेटरी है, ये उस पर ओब्लिगेशन है कि वो उस केस को फिर सुने। तो लिहाजा मैं इस केस को सुनूंगा क्योंकि मुझे इस बेंच में शामिल किया गया है, लेकिन कहीं मेरी शमूलियत को ये ना समझा जाए कि मुझे इस बेंच पे कुछ रिजर्वेशंस नहीं है। उनने पहली रिजर्वेशन ये रेज की कि एक तो सर्विस मैटर 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस के सामने था और उन्हें सर्विस मैटर के अंदर इलेक्शन और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को डिस्कस करके एक सवाल बनाकर उन्होंने भेजा चीफ जस्टिस को, और ये अननेसेसरीली उन्होंने ये किया और ये इसकी रिफ्लेक्शन ऐसी हो रही है आवाम के सामने कि जजेस ने खुद से उसमें अननेसेसरीली इंटरेस्ट लिया, लिहाजा ये सवालात खड़े करते हैं। इस चीज़ पे उनने रिजर्वेशन रेज की। उसके बाद उनने रिजर्वेशन रेज की कि एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनके 3 ऑडियो लीक्स एक सियासतदान और एक वकील के साथ सामने आई है। उस हवाले से एक पिटीशन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भी गई है, एक रेफरेंस दिया हुआ है इस जज के ख़िलाफ़। लिहाजा मुनासिब यही है इन हालात में कि वो जो एक मेंबर है मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, वो इस बेंच में ना होते। उन्होंने इन्हीं 2-3 रिजर्वेशन के अलावा सबसे एक और अहम सीरियस रिजर्वेशन ये रेज की कि अगर चीफ जस्टिस साहब ने कहा है अपने इस मुख्तसर आर्डर में भी और सो मोटू जब लिया था उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का बहुत ही अहम सवाल इसमें इन्वॉल्व है, लिहाजा हम सो मोटू भी लेते हैं और एक लार्जर बेंच 9 मेंबर बेंच भी तश्कील देते। उन्होंने कहा कि जब ये इतना अहम मामला था, इतना अहम सवाल है, जबकि पाकिस्तान की तारीख में ये सवाल कभी हमारे सामने आया भी नहीं है, तब तो सीनियर 2 जजेस जो थे काजी फैज़ साहब और जस्टिस मुअज़्ज़ज़ तारिक मसूद साहब, उन दोनों को शामिल क्यों नहीं किया गया। यानी जूनियर से जूनियर तरीन जजेस को इसमें शामिल किया गया है, उन जजेस को भी शामिल किया गया है जिस पे रिजर्वेशंस है, जिनके ऑडियो लीक्स आई है, लेकिन उन जजेस को शामिल नहीं किया गया जो सबसे सीनियर तरीन जज है जस्टिस काजी फैज़ साहब और उनके साथ सरदार तारिक मसूद साहब। लिहाजा उनकी शमूलियत से ना सिर्फ ये कि ये बेंच सही तश्कील पाता दस्तूर के मुताबिक, कानून के मुताबिक, बल्कि आवाम का एतमाद भी बहाल रहता। मंसूर अली शाह साहब ने अपना जो एक एडिशनल नोट है वो एज़ यूजुअल इंतहाई आर्गूमेंटेटिव है, बहुत ही मुदल्लल है, बहुत ही ग्राउंडेड है, वेल रीजनड है, और उनने ये सारी रिजर्वेशंस ऐड करके उनने कहा कि मैं तो इस बेंच का हिस्सा रहूँगा बट विद दीज रिजर्वेशंस। याहिया अफरीदी साहब ने फिर उसके बाद एक अपना डाइसेंटिंग नोट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये प्रोसीडिंग्स तो बनती नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने, न तो पिटीशंस बनती है न सो मोटो बनता है। वजह क्या है? वजह यह है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटी यानी उसूल माकूलियत के तहत ये जो मामला है ये सब जो डेस है बिफोर 2 हाई कोर्ट्स ऑफ द प्रोविंसेस, खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर हाई कोर्ट जो है वहाँ पे भी और लाहौर हाई कोर्ट वहाँ पे भी। लाहौर हाई कोर्ट में तो जस्टिस जवाद हसन साहब के जजमेंट के खिलाफ वहाँ पे तो इंटर कोर्ट अपील भी पेंडिंग है, और जो पेशावर हाई कोर्ट है वहाँ पे तो रिट पिटीशन की सूरत में ये मामला पेंडिंग है। जब दोनों हाई कोर्ट्स के अंदर ये मामला पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटी के तहत नहीं सुन सकती। वजह यह है कि एक हायरार्कल आर्डर है हमारी अदालतों का जो नीचे से लेकर ऊपर तक चलता है। उस हायरार्कल आर्डर को हमें ऑफेंड नहीं करना चाहिए। अगर हम ये सोमोटो लेते हैं, इन पिटीशंस को सुनते हैं, तो इसका मतलब ये कि हम उस हायरार्कल आर्डर को ऑफेंड कर रहे हैं, उसको वायलेट कर रहे हैं, और ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटी के तहत गलत है ऐसा करना।
ये दस्तूर के भी खिलाफ है। लिहाजा उनने तो इन क्या कहते हैं पिटीशंस है, इन सबको डिसमिस किया हुआ है। और सोमोटो के हवाले से भी उनका यही मौक़िफ़ है। उन्होंने भी यही कहा है कि जुडिशल रिस्ट्रेंट यहाँ पे जो है एक बेहतर पॉलिसी अदालत की, अगर वो जुडिशल रिस्ट्रेंट जो है ना इशू शो करे और दीगर जो मातहत अदलिया है हाई कोर्ट उसको ये मामला डिसाइड करने दे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा कोई भी कमेंट जो इस केस में आएगा वो ऑफेंड करेगा उन प्रोसीडिंग्स को जो खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट के सामने और पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है, तो उनको भी वो प्रेजुडिस भी कर सकता है, ऑफेंड भी कर सकता है। उन जजेस के जो फैसले उसको इन्फ्लुएंस करेगा हमारे जो रिमार्क्स है। तो लिहाजा ये इस हवाले से भी गलत है। फिर उन्होंने आखिर में ये जुमला लिखा है कि मेरी तो कंटेंशंस यही है, मेरी ऑब्जर्वेशंस यही है, मेरा फैसला यही है, लेकिन मैं अपना ये मामला जो है चीफ जस्टिस के सामने उन्हीं पे छोड़ता हूँ कि वो कैसे डिसाइड करते हैं। उनके बाद जो है वो उनसे भी पहले बल्कि जमाल मंदोखेल साहब ने अपना एक एडिशनल नोट लिखा है। उनने खुद को तो अलग नहीं किया बेंच से, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि एक सर्विस मैटर था, उसमें 2 जजेस के सामने इलेक्शन का सवाल कहाँ से उठाया। ये बहुत सीरियस जो है क्या कहते हैं सवालात खड़े कर रहे हैं उन दोनों जजेस के बिहाफ पर कि वो कैसे एक ऐसे मामले में जो बिल्कुल इररिलेवेंट है वो कैसे डिस्कस कर सकते हैं। सर्विस मैटर में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को वो भी कुछ और, दोनों की कोई नेक्सस भी नहीं बनती। उन्होंने भी इस हवाले से भी ऑब्जर्वेशन रेज की और उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से जो ऑडियो लीक्स है उस हवाले से भी अपनी ऑब्जर्वेशन सामने रखी और उन्होंने कहा कि जो है या तो ये मामला टेकअप नहीं होना चाहिए था 2 जजेस के बिहाफ पे, सो मोटो नहीं होना चाहिए था कम अज़ कम। गोया कि वो पिटीशन सुन सकते हैं, पिटीशंस भी उनके सामने है, सो मोटो नहीं होना चाहिए था। और दूसरा ये कि वो जजेस इस बेंच का हिस्सा कैसे है, ख़ासकर जो जिनकी ऑडियो सामने है, तो ये जमाल मंदोखेल साहब की ऑब्जर्वेशंस थी। और सबसे यूनिक किस्म की ऑब्जर्वेशन जो है वो जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब की है। उन्होंने तो कंकर किया है यहिया अफरीदी साहब के साथ, उन्हें कहा मैं कंकर करता हूँ, लेकिन साथ ही आगे जाकर उनने 3-4 सवालात भी पुट किए हैं, अपने रिमार्क्स दिए हैं बाकायदा। और वो उनके नोट से अगर उनने कंकर किया हुआ है तो फिर सवाल ये बनता है कि वो अपने इजाफी सवालात कैसे पुट कर सकते हैं अदालत के सामने। फिर उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि फुल कोर्ट तश्कील दी जाए इस चीज़ के लिए, मतलब तमाम के तमाम जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो बैठे इस केस को सुनने के लिए। तो अगर ये पिटीशंस और ये प्रोसीडिंग्स अगर डिसमिस करना बनती है तो फिर फुल कोर्ट कैसे बनाया जाए, ये एक सवाल है। क्योंकि वो तो यहिया अफरीदी के साथ कंकर कर रहे हैं, उनके साथ इत्तिफाक कर रहे हैं, तो फिर तो ये पिटीशन ये सारा कुछ डिसमिस होना चाहिए, फिर फुल कोर्ट का वो कैसे कह सकते थे, लेकिन उनका नोट यही कह रहे। अच्छा, अतर मिनल्लाह साहब ने जो सवालात पुट किए हैं वो बड़े ही अहम है, इंतहाई अहम है। वो कहते हैं कि जी ये चीफ मिनिस्टर जो किसी भी प्रोविंस का है, क्या उसका ये इख्तियार एब्सोल्यूट है कि वो किसी भी वक्त बग़ैर किसी से पूछे, बग़ैर किसी के साथ कंसल्ट किए, वो उसके दिल में जब आए तो वो असम्बली को डिज़ोल्व कर दे, गवर्नर से कहें, या ये कि नहीं ये जो पावर है या ये जो डिस्क्रिशन है ये अनफिटर्ड है, और अनफिटर्ड नहीं है बल्कि फिटर्ड है, और इसके कुछ पैरामीटर्स है उसमें ये होना चाहिए। बेसिकली जो इसका क्रक्स है उनके सवालात का वो ये है कि इसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है कि असम्बली को डिज़ोल्व किया गया है, इसके पीछे क्या रीजंस थी। मंसूर अली शाह साहब ने भी अपने एडिशनल नोट में जो रीजंस है, जो पर्पस है बिहाइंड द डिसोल्यूशन ऑफ द असम्बलीज, उसको एक्वायर करने और उसको असरटेन करने की कोशिश की है कि वो रीजंस पे भी रीजंस पे भी सवाल उठाया जाए कि क्या रीजंस थी, क्या पर्पस था इसके पीछे कि वो डिसॉल्व करे। अच्छा, ये जो मिले जुले सवालात हैं दोनों जजेस के, ये जो ऑब्जर्वेशंस है ये ऐसे नहीं है। अगर आपको याद हो तो 2019 में यूरोप से जब यूके अलग हो रहा था, इंग्लैंड अलग हो रहा था, तो उस वक़्त फेमस ब्रेक्जिट केस आया था, यूके सुप्रीम कोर्ट 2019 पेज नंबर 41। उस केस में पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठी थी अगर मैं गलत ना हूँ, बरतानिया की, और उन्होंने वो केस डिसाइड किया था। उस केस के अंदर जो पैरा 50 है गालबन वो हमारे इस चीज़ के इन सवालात के हवाले से बड़ा जो है ना रेलेवेंट है। उसमें उनने बाकायदा सवालात उठाए थे कि जो प्रोरोगेशन है, प्रोरोगेशन से मुराद है कि लिमिटेड टाइम के लिए जो पार्लियामेंट है उसकी प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड किया जाए मुकम्मल तौर पर, वो कोई सेशंस वगैरह जो है ना टेक प्लेस नहीं कर सकता, कोई सेशन नहीं होगा, कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होगी पार्लियामेंट में। तो उनने सर्टन टाइम के लिए, मेरे ख्याल में शायद 15 दिन थे, उसके लिए प्रोरोग किया था पार्लियामेंट को ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम ने एडवाइस किया था क्वीन को कि ऐसा करे।
तो ये चैलेंज हुआ था वहाँ पे, वो नीचे से होता होता सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, एपेक्स कोर्ट में। तो उन्होंने बाकायदा सवाल उठाया था कि व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड दिस एडवाइस, कि वो क्या था। तो उन्होंने कहा एडवाइस के पीछे जो पर्पस था वो ये था कि वो बाकायदा पार्लियामेंट को जो उसकी प्रोसीडिंग्स है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है, उससे रोका जाना था। तो ये लिहाजा ये जो पर्पस है ये ठीक नहीं था, गलत था। पर्पस गलत था, तो जब पर्पस गलत हो तो वो एडवाइस भी गलत थी। लिहाजा उस एडवाइस को उन्होंने नल एंड वाइड और वाइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया, यानी बिल्कुल फ्रॉम इट्स इंसेप्शन उन्होंने वाइड डिक्लेयर किया। अब ठीक है, हमारे जो वहाँ पे प्रोरोगेशन का मसला था, यहाँ पे डिसोल्यूशन का मसला है। डिसोल्यूशन का मसला ज़्यादा ग्रेव है बनिस्बत प्रोरोगेशन के, फैक्ट्स थोड़े से मुख्तलिफ है। लेकिन सवाल उठाया जा सकता है कि आया अगर कोई चीफ मिनिस्टर जब भी उसके दिल में है, क्या वो हर वक्त वो ऐसा ही करेगा, या ये कि वो ऐसा हर टाइम नहीं कर सकता बल्कि उसको कंसल्टेशन की ज़रूरत है। एक और सवाल जो अतर बिन अल्लाह साहब ने पुट किया है वो ये कि क्या वो खुद से ही करेगा या किसी के साथ कंसल्टेशन, यानी किसी के डिक्टेशन पे भी वो ऐसा कर सकता है, यानी पॉलिटिकल पार्टी से किसी से डिक्टेशन लेके, तो उसका क्या असर होगा वो किसी से डिक्टेशन लेकर करता है इलीगली। तो ये सारे सवालात है जो तय होने हैं और आगे। अच्छा, दूसरी बात है कि आज जब बेंच बैठा तो ये जब एडिशनल नोट्स और डाइसेंडिंग नोट्स उसमें आए तो उसके बाद बेंच टूट गया था। टूटने के बाद मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने एक और बेंच तश्कील दिया है जो 5 मेंबर बेंच का है। उसके अंदर जो नए मेंबर दाखिल हुए हैं वो मोहम्मद अली मज़हर साहब है, जो वो उस बेंच में बैठेंगे उनके साथ, और मंसूर अली शाह साहब पहले से मौजूद थे, चीफ जस्टिस साहब पहले से मौजूद थे, उनके साथ जमाल मंदोखेल साहब भी हैं। अब ये 5 मेंबर बेंच का एक और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी है, एक बेंच है जो अब ये केस मज़ीद यही लोग सुनेंगे और अगले 1-2 दिन में इसका फ़ैसला हो जाना है। कल 9 बजे इसकी प्रोसीडिंग शुरू होगी। लेकिन जाते जाते एक और सवाल ये कि पहले चीफ जस्टिस ने मुनासिब समझा कि 9 मेंबर बेंच ये केस सुनेंगे, गोया कि उनने ये समझा कि ये केस इतना अहम है कि कम अज़ कम 9 मेंबर तो होना ही चाहिए। अगर बेंच टूटना ही था तो क्या मुनासिब नहीं था कि 9 मेंबर बेंच को फिर भी 9 मेंबर की जो तादाद है, जो न्यूमेरिक स्ट्रेंथ है, उसको बरकरार रखा जाता मजीद जजेस शामिल करके, या उससे लार्जर बेंच, मजीद लार्जर बेंच बनाया जाता। लेकिन मुअज़्ज़ज़ जज ने ये कैसे फिर समझा कि पहले 9 मेंबर बेंच ये सुने फिर 5 सुने। क्या केस की अहमियत एकदम से घट गई है, कम हो गई है, या ये कि कोई और ऐसे इश्यूज थे कि जिसकी वजह से 5 ही बना पाया, 5 ही मेंबर ये सुनेंगे, 9 नहीं सुनेंगे। इस हवाले से भी कोई रीजंस नहीं है कि उनके जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, खासकर चीफ जस्टिस के इख्तियारात है, वो जो है ना कभी भी रेगुलेट नहीं हुए, उनको रेगुलेट करने की एक ज़रूरत है। ये सारी सूरत हाल है। अच्छा, आज जो कुछ क्या कहते हैं दलाइल थे वो मुअज़्ज़ज़ वकला का ये थे कि एक तो फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, ये प्ली उनकी जो है ना मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस और बेंच ने कहा कि दिस इज़ नॉट टेनेबल, क्योंकि उसको मुस्तरद किया, डिसमिस किया, और उनने कुछ दीगर भी सवालात उठाए, उन तमाम को मुस्तरद करके उनने कहा कि नहीं, हम इसको इसी तरह ही सुनेंगे, और कल के लिए उनने समाअत मुलतवी की हुई है। और चीफ जस्टिस ने आज ये भी कहा है कि विद इन नेक्स्ट 2 or 3 days हम ये केस डिसाइड करने जा रहे हैं। ये सारे अहवाल थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।